हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। सफल 2.0 बैच में आप सभी का स्वागत है। और अब बारी है सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट यानी कि पॉलिटिकल साइंस की। तो काफी सारे बच्चे डेली बेसिस में पूछ रहे हैं कि सर सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस आ गई, पॉलिटिकल साइंस कब आएगी। तो इंतजार का फल थोड़ा सा तो मीठा होता ही है ना। तो फाइनली पॉलिटिकल साइंस की क्लास लेके मैं हूं यहां पे हाजिर और अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। मैं हूं राहुल अग्रवाल और आपने मुझे पिछले कई सालों से वेरियस अदर प्लेटफॉर्म्स में पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हुए देखा होगा। नहीं देखा, पहली बार आ रहे हो, नहीं जानते मैं कौन हूं, तो आज की ये क्लास देखिए। उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि हां यार अगली क्लास जरूर देखनी चाहिए या नहीं यार अगली क्लास नहीं देखनी चाहिए। तो जैसा कि आप सभी यहां पे देख सकते हो, लेक्चर नंबर 1 और टॉपिक का नाम क्या है, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो बच्चों, सफल 2.0 बैच के बारे में आप सभी को पता है। यह बैच हम क्यों लेके आए हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है सीयूईटी 2024। पिछले साल का जो सीयूईटी एग्जाम हुआ था ना, सारे के सारे क्वेश्चन यानी कि 50 के 50 क्वेश्चंस वही आए थे जो मैंने करवाए थे। ठीक है, तो आप अभी भी मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हो, अभी भी हमारे इस सीयूईटी वाला यूट्यूब चैनल में मौजूद है, आप जाके सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों पॉलिटिकल साइंस में अगर अच्छा स्कोर करना है, 200 में से 200 टारगेट रखना है ना कि भाई मुझे 200 में से 200 पॉलिटिकल साइंस में लाना ही है। ठीक है, तो मेरा फोकस देखो, मैं सीधा काम की बात करता हूं, सीधे काम की बात पे आता हूं, सीधे। ठीक है, बिल्कुल टाइम पास वाली बातें मैं नहीं करूंगा। 200 में से 200 लाना है ना, तो बस मेरी क्लासेस फॉलो करो और जैसा कि मैं आपको बताता जाऊंगा, जो जो एमसीक्यूज मैं प्रैक्टिस करवाता जाऊंगा वो मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलो। 200 में से 200 सिंपल तरीके से आ जाएगा, कुछ आपको रॉकेट साइंस नहीं करना। एनसीईआरटी पढ़नी है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से एनसीईआरटी कवर मैं करवाऊंगा आपको। कुछ भी चीज नहीं छोड़ेंगे हम, एक एक इंपॉर्टेंट डिटेल पे हमारा फोकस होगा। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं, वरी नॉट, वाई फियर व्हेन आई एम हियर बोलते हैं ना, बस वही वाली बात है। तो बच्चों 1947 के बाद, 1947 के बाद क्या हुआ भारत में? आजाद तो हम हो गए, झंडा ऊंचा रहे हमारा, हम मनाते हैं। 15 अगस्त हम सब जानते हैं, अभी गया है कुछ दिनों पहले, है ना। लेकिन जो चीजें हम नहीं जानते वो ये है कि आजादी के साथ साथ क्या हुआ और आजादी के बाद आने वाले इतने सालों में क्या हुआ। जो भारत हम आज देखते हैं, है ना, वो कैसे बना, उसका शेप जो आज है वो कैसे तैयार हुआ। तो ये सारी चीजें पॉलिटिक्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 इस बुक में हम पढ़ते हैं। दूसरी बुक है आपकी कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की, जिसमें हम वर्ल्ड में क्या क्या हुआ, ऐसा तो है नहीं ना कि चीजें सिर्फ इंडिया में ही हुई होंगी। 1947 के बाद वर्ल्ड में भी तो बहुत कुछ हुआ होगा, अमेरिका में, यूरोप में, रशिया में, इधर उधर, चाइना में, श्रीलंका में, हर जगह कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो वो हम सेकेंड बुक में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई इंट्रोडक्शन की बात। बस आपको मेरे साथ क्या करना है, पहली चीज जो आपको करनी है, फर्स्ट थिंग, लेक्चर्स आपको बहुत अच्छे से अटेंशन देके अटेंटिव रहना है आपको। ठीक है, एकदम अटेंटिव होके आपको मेरी क्लासेस देखनी है। सेकंड चीज आपको करनी है रिवाइज। और रिवाइज कैसे करोगे? एनसीईआरटी पढ़ के, कि सर ने आज ये पढ़ाया तो मैं खुद से इस चैप्टर को अपने आप से जरूर पढ़ूंगी या फिर पढ़ूंगा। और उससे ज्यादा और आपको बेनिफिट लेना है ना, तो आप एक काम ये करो, जब मैं पढ़ा रहा हूं ना तो साथ में एनसीईआरटी ओपन करके बैठो, क्योंकि आप वैसे भी मेरी रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने वाले हो। आप कभी भी वीडियो पॉज कर सकते हो, किसी भी पेज में अगर आपको डाउट हो, वीडियो पॉज किया, 5 मिनट उसको दोबारा देख लिया, समझ गए, सब काम आपका हम आसान बना देंगे। ठीक है, तो दूसरी चीज है रिवाइज और तीसरी चीज है प्रैक्टिस। तो जो एमसीक्यूज मैं करवाऊंगा वो तो करने ही है हर हाल में, लेकिन उसके अलावा खुद से भी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और वो आपको एमसीक्यूज कहां कहां मिलेंगे, सारी चीजें हम आगे जरूर देखेंगे। तो LRP, लेक्चर रिवाइज प्रैक्टिस, ये आपका सूत्रा होगा, मंत्रा होगा, फॉर्मूला होगा फॉर द सक्सेस। ठीक है,
तो चलो भाई, बहुत हो गई बातें सर, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी, ये करा देंगे वो करा देंगे। अरे पढ़ाओ तो यार, पढ़ाना चालू करते हैं। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं कि क्या क्या चैलेंजेस थे भारत के सामने। आजादी तो मिल गई, आजाद तो हो गए, क्या उतना सफिशिएंट था कि चलो भैया आजाद हो गए, अंग्रेज चले गए, अब आराम से घोड़े बेच के सोते हैं, अब तो स्वर्ग बन गया भारत, अब तो कोई परेशानी है ही नहीं? ऐसा तो नहीं था ना। देयर वर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस दैट इंडिया फेस्ड। क्या क्या थे वो चैलेंजेस? बुक में तो लिखे हैं, पढ़ आप भी सकते हो, लेकिन मेरी क्लास में ना आपको यह फील करा दूंगा मैं कि आप 1947 में ही चले गए। आपको लगेगा अरे अभी आजादी हुई है, मैं वही हूं, मेरे आगे पीछे सब घटनाक्रम चल रहा है। ठीक है, गदर 2 सब देख के आ रहे हो ना? सबने गदर 2 देखी होगी। सनी देओल की फोटो लगाता, कॉपीराइट का इशू हो सकता था, खुद की लगा दी, खुद की लगा दी भैया, सनी देओल की नहीं लगाई। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान में रखना कि ये गदर का यहां पे रेफरेंस देने का मकसद ये है कि अगर गदर मूवी देखी है और थोड़ा सा उसके एसेंस को समझा है ना, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, सो इंडिया 1947, हम आजाद हो गए। बहुत सालों की स्ट्रगल हमने देखी, बहुत सारी जानें हमने गंवाई, कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई, तबाह हुई। भगत सिंह जैसे नौजवान फांसी में चढ़ गए। तो हमने बहुत सेक्रीफाइस किया, बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया, तब हमें आजादी मिली। तो ये बहुत ज्यादा ना हार्ड अर्नड थी। देखो, 2 चीजें होती हैं बच्चों लाइफ में, हमेशा याद रखना। कोई चीज एकदम बैठे बिठाए मिल जाए ना, चाहे कुछ हो, बैठे बिठाए पैसा मिल जाए, बैठे बिठाए इज्जत मिल जाए, बैठे बिठाए काम धंधा मिल जाए, कदर कम होती है उसकी। लेकिन जब किसी चीज को आप बड़ी मेहनत से तैयार करते हो ना, बड़ी मेहनत से, तो फिर चाहे वो दुनिया को कैसे भी लगते हो, दुनिया को लगता हो कि अरे ये तो इतना कम कमाता है, लेकिन आप उसकी वैल्यू हमेशा करोगे क्योंकि वो आपकी द्वारा कमाई गई चीज है। तो भारत आजाद हुआ, और क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा मेहनतों से हमने आजादी पाई थी, तो हमने इसकी इज्जत की। ठीक है, इज्जत की, और इज्जत कैसे की? इज्जत ऐसे की कि हमने ये पूरी कोशिश की कि जो भी गलतियां अंग्रेजों ने की थी, जो भी जुल्मो सितम अंग्रेजों ने भारत के लोगों के ऊपर ढाए थे, अब हम वैसा ना करें। हां, यह बात अलग है कि हमारे नेता सक्सेसफुल हो पाए नहीं हो पाए, वो बाद की बात है, लेकिन कोशिश पूरी की, क्योंकि भैया बड़ी मेहनत से आजादी मिली थी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको मैं बताऊंगा आज के इस लेक्चर में कि 3 चैलेंजेस भारत के सामने क्या थे। लेकिन वो 3 चैलेंजेस जानने से पहले महात्मा गांधी ने कुछ बोला था। ठीक है, महात्मा गांधी ने कुछ बोला था, तो मेरे ख्याल से इससे हमें शुरुआत करनी चाहिए। महात्मा गांधी ने 14 अगस्त 1947 को कोलकाता में यह बोला था। आजाद नहीं हुआ है भारत अभी। 14 अगस्त को तो पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे मनाता है ना, हम तो 15 अगस्त को मनाते हैं। तो आजाद नहीं हुआ भारत अभी। महात्मा गांधी क्या कह रहे हैं? टुमारो वी शैल बी फ्री फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ द ब्रिटिश डोमिनेशन। कल 15 तारीख को हम अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो जाएंगे। बट एट मिडनाइट इंडिया विल बी पार्टीशन्ड। आधी रात को भारत जो है बट जाएगा 2 हिस्सों में, एक भारत और एक पाकिस्तान। तो आजाद सिर्फ भारत नहीं होगा, आजाद भारत और पाकिस्तान दोनों होंगे। लेकिन लड़ाई किसने लड़ी थी? लड़ाई तो भारत ने लड़ी थी ना, बट आजादी भारत के साथ में पाकिस्तान को भी मिली। ठीक है, टुमारो विल दस बी अ डे ऑफ रिजॉइसिंग एज वेल एज ऑफ मॉर्निंग। मतलब कल खुशी का दिन तो होगा क्योंकि आजादी मिली, अंग्रेज चले गए, लेकिन बहुत ज्यादा मातम का माहौल भी होगा क्योंकि देश का एक हिस्सा भी चला गया। वो सारे भी हमारे ही लोग थे ना, हमने उनके साथ मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन जब हम आजाद हो रहे हैं तो वो अलग कहलाएंगे, हम अलग कहलाएंगे।
वो पाकिस्तानी कहलाएंगे, हम हिंदुस्तानी कहलाएंगे, है ना। तो एक मिक्स्ड इमोशंस थे यहां पे महात्मा गांधी के इस कोट से। महात्मा गांधी ने जो बोला है, इससे हमें यह पता चलता है कि उस समय क्या मूड था हमारे लीडर्स का। क्योंकि देखो क्या बात है ना, हमारे जो लीडर्स थे, इंडियन लीडर्स जो थे, वो नहीं चाहते थे पाकिस्तान बने, पाकिस्तान बने वो नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरन हालात ऐसे हो गए थे कि भैया अगर आजादी चाहिए तो इस पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ गई थी। हॉस्पिटल में कहते हैं ना, मां और बच्चे में से किसी एक को चुन लो भाई, दोनों में से मैं एक ही की जान बचा सकता हूं, या तो मां या तो बच्चा। तो बस एक तरीके से वैसी स्थिति आ गई। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, बन गया पाकिस्तान, कर ली मोहम्मद अली जिन्ना ने, मुस्लिम लीग ने अपनी मनमानी। ठीक है, लेकिन क्या पार्टीशन के बाद समस्याएं खत्म हो गई? नहीं। और ये इस चैप्टर का समरी है जो मैंने अभी आपको दिया है। इस चैप्टर में यही बताया गया है कि भाई सारी चीजें होने के बाद भी क्या क्या डिफिकल्टीज, क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने आए। तो चलो, 3 चैलेंजेस इस चैप्टर में बताए हैं। एकदम ध्यान से मेरी बात सुनेंगे सारे के सारे बच्चे। जो भी अभी मेरे वीडियो देख रहा है ना, जो भी मेरे वीडियो देख रहा है, साथ में अगर टीवी ऑन है, टीवी को यहां पे म्यूट कर दो भैया। अगर वहां से मम्मी चाय लेके आ रही है, मम्मी को बोलो 5 मिनट रुक जाओ, क्योंकि सर अभी 3 चैलेंजेस बता रहे हैं, और ये 3 चैलेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 3 चैलेंजेस चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 कवर करेंगे। चैप्टर 1 में फर्स्ट चैलेंज के बारे में डिटेल में है, चैप्टर 2 में सेकंड चैलेंज के बारे में डिटेल में है, और चैप्टर 3 में थर्ड चैलेंज के बारे में डिटेल में। तो एक बार ये तीनों समझ लिए ना, तो 3 चैप्टर का काफी कुछ हिस्सा समझ लोगे। तो सबको अभी हटा दो, फोकस मेरे ऊपर। पहला चैलेंज, द फर्स्ट एंड द इमीडिएट चैलेंज वॉज टू शेप अ नेशन दैट वॉज यूनाइटेड येट एकोमोडेटिव ऑफ द डाइवर्सिटी इन आवर सोसाइटी। तो सबसे पहला चैलेंज यह था कि पार्टीशन तो हो गया, एक हिस्सा तो चला गया, लेकिन अब यह मेक श्योर करना कि और टुकड़े ना हो जाएं, और हिस्से ना हो जाएं। भारत और टूटता हुआ नहीं दिखना चाहिए। बस हमारे लीडर्स के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यह था, कहीं ऐसा ना हो इधर पाकिस्तान बन गया, उधर हैदराबाद भी अलग हो गया, उधर कश्मीर भी अलग हो गया, इधर ये भी अलग हो गया, उधर वो भी अलग हो गया, भैया भारत बचा ही नहीं, सब अलग अलग हो गए। समझ में आ रही है बात? तो कितना बड़ा चैलेंज है। मतलब आप ये देखो ना, ज्यादातर लोग, हालांकि पहले बहुत सारे लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, आजकल जॉइंट फैमिलीज का चलन थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन एक जॉइंट फैमिली का एग्जांपल देता हूं। ठीक है, एक जॉइंट फैमिली का अगर हम एग्जांपल लें, तो अब आप ये देखो, 2 भाई, 4 भाई रहते हैं। ठीक है, एक का कमरा ये है, दूसरे का ये, तीसरे का ये, चौथे का ये। एक भाई अलग होके चला गया। ठीक है, तो जो घर का हेड होता है ना, जो हमारे दादाजी, अब उनके सामने चैलेंज क्या है कि चल यार, एक तो चला गया, नहीं मान रहा था, जिद्दी था, बहुत कोशिश की समझाने की, नहीं माना, चला गया, बट ये जो बाकी 3 बचे हैं ना, ये ना चले जाएं, ये साथ रहे। तो बस इसी तरीके से समझ लो कि एक हिस्सा तो चला गया, लेकिन अब बाकी हिस्से साथ रहें, भारत और ना टूटे, और खून हमारा ना बहे। ठीक है, अब आपके मन में यह आ रहा होगा कि सर यहां पे तो कुछ कुछ डाइवर्सिटी, सोसाइटी, ये सब वर्ड है, ये तो आप बता ही नहीं रहे हो सर। तो बच्चों बता रहा हूं, सब बता रहा हूं। डाइवर्सिटी इन आवर सोसाइटी मतलब यहां पे ये बोला जा रहा है कि चैलेंज ये था कि हमें यूनाइटेड तो रहना है, लेकिन जो भारत में डाइवर्सिटी है ना, डाइवर्सिटी मतलब होता है भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं भारत में। साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया। ठीक है, अगर आप मणिपुर चले जाओ और फिर आप केरला चले जाओ, जमीन आसमान का कल्चर डिफरेंस है ना। मणिपुर में खान पीन अलग है, पहनना ओढ़ना अलग है, वहां अलग त्योहार मनाए जाते हैं, केरला में अलग त्योहार मनाए जाते हैं। उसी तरीके से अगर आप सेंटर में आ जाओ,
आप आ जाओ यूपी में, आप आ जाओ छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तो वहां कल्चर डिफरेंट होगा। तो भारत की यही तो खूबसूरती है, विविधता में एकता, विविधता यानी कि डाइवर्सिटी। सो यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भैया हम अलग अलग कल्चर जरूर हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते होंगे, अलग अलग कपड़े लत्ते पहनते होंगे, लेकिन हम सब एक भारतीय हैं। ठीक है, तो अगर सरकार यह कोशिश करती कि भाई केरला वाला भी दिल्ली का कल्चर अपना ले, मणिपुर वाला भी दिल्ली का कल्चर अपना ले, तो वो गलत होता ना। इसीलिए हमारे लीडर्स के सामने चैलेंज ये था कि सबके कल्चर्स को हमें मेंटेन भी रखना है। जो आदमी जो भाषा बोल रहा है हमें उसको बोलने से नहीं रोकना है। ऐसा नहीं कि कोई तमिल बोल रहा है तो उसको डंडा मार के बोलो भाई तू कल से हिंदी बोल, और अगर तू हिंदी नहीं बोलेगा तो मारेंगे। या फिर कोई तेलुगु बोल रहा है या फिर कोई छत्तीसगढ़ी बोल रहा है तो उसको सरकार बोले कि हम मारेंगे तुझे, तू हिंदी बोल। नहीं, वो गलत होता, वो कोई तरीका नहीं होता ना। अब जैसे जो एग्जाम्पल आपको यहां पे भाइयों का दिया, ये भाई अलग हो गया, बाकी तीन है। अब ये जो बाकी तीन भाई हैं, इन्होंने, इन तीनों की शादी हो गई है, ठीक है, तीनों की जो बीवियां हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से हैं। तो एक तरीके से इनके जो परिवार हैं उनका कल्चर डिफरेंट सा हो गया है। ठीक है, इस भाई के घर में थोड़ा सा अलग माहौल रहता है, यहां अलग यहां अलग। तो अब इन तीनों को एक साथ रखना है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भैया इसको बोलो कि तू वही सब्जी खाएगा जो यहां बनेगी, इसको बोलो तू वही खाएगा जो यहां बनेगा। नहीं, वो गलत होगा, दैट विल बी अ रॉन्ग वे। वैसे अगर आप लोगों को एक साथ रखोगे ना तो ज्यादा समय तक नहीं टिकेंगे, कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि भाई मैं क्यों खाऊं वो जो खा रहा है, मैं तो वो खाऊंगा जो मैं, मेरा मन है। इसीलिए बेस्ट ये होता है कि आप लोगों को उनके कल्चर को रेस्पेक्ट करें, उनके कल्चर को उन्हें फॉलो करने दें, लेकिन एक साथ यूनाइटेड फिर भी रहें। तो सबसे पहला चैलेंज ये जो मैंने अभी आपको समझाया है, ये जीवन में आप कभी भूलोगे नहीं कि भाई पहला चैलेंज क्या था। वो भाई, चार भाई, एक चला गया, तीन रह गए, ये आपके माइंड में ना ये इमेज बन जाएगी हमेशा कि हां यार राहुल सर ने ऐसा बोला था। ठीक है, अब चाय पी लो आराम से, ले आए चाय। अब दूसरे चैलेंज पे आते हैं। द सेकेंड वॉज टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी। भैया चलो ठीक है, बचा लिया, घर बचा लिया, पाकिस्तान के बाद और कोई टुकड़े नहीं हुए, ये मेक श्योर कर लिया, ठीक है। लेकिन क्या इससे हो गया काम? अभी तो अंग्रेज गए हैं, अभी तो हमारी सरकार बनेगी। सरकार कैसे बनेगी? तो उसके लिए क्या करने पड़ेंगे? चुनाव करवाने पड़ेंगे, इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। तो हमारे लीडर्स ने यह सोचा कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगा, डेमोक्रेसी होगी भारत में। डेमोक्रेसी होगी, क्यों सोचा? क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। मतलब डेमोक्रेसी यानी कि ऐसा सिस्टम जहां पे जनता राज करती है। और हमारे लीडर्स चाहते थे कि भाई ऐसा ही सिस्टम हम लेके आए, क्योंकि भारत की जनता के ऊपर पिछले 200-300 सालों से कोई और राज कर रहा था। तो हमारी जनता त्रस्त हो गई है और अब वो चाहती है कि और कोई तीसरा बंदा हमारे ऊपर राज ना करे। अब सरकार वो बने जो हम चाहते हैं, प्रधानमंत्री वो बने जो हम चाहते हैं। अभी 2024 में चुनाव होगा, बहुत बड़े लेवल पे होगा, क्योंकि इंडिया का लोकसभा का चुनाव है। पूरा भारत जो भी 18 से ऊपर के हैं सब वोट करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी वोट करने चले जाते हैं, लेकिन कई लोग वोट करते हैं। तो पूरा का पूरा एक फेस्टिवल की तरह उसको मनाया जाता है। तो आज तो चीजें डेवलप हैं, आज तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, सब कुछ है, सारा सिस्टम बना हुआ है। उस समय था क्या? कुछ नहीं था, क्योंकि हमें तो आजादी आज नई नई मिली थी ना। अब तो हमें सारे सिस्टम बनाने थे। आज हमारे इतने स्कूल, कॉलेजेस, आईआईटी, एनआईटी, ये सारी चीजें थोड़ी थी, ये सब हमने बनाए हैं बाद में डेवलप किया है। तो आप ये समझो कि आज की जो स्थिति है और उस समय की जो स्थिति थी, जमीन आसमान भी कम पड़ जाएगा, इतना अंतर था। ठीक है,
तो अभी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उस समय नहीं था। उस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाना था। ठीक है, तो दूसरा चैलेंज था डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना, क्योंकि भारत को ना बहुत सारे देश चिढ़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। आजकल आप लोग क्या करते हो, ट्रोल करते हो ना, ट्रोल कर रहे थे, मीम बना रहे थे भारत के ऊपर। अब उस समय तो ट्विटर भी नहीं था, जो कि अब एक्स हो गया है, इंस्टाग्राम भी नहीं था, फेसबुक भी नहीं था, ऑर्कुट भी नहीं था, जीमेल भी नहीं था, इंटरनेट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो जो मीम बनाते थे ट्रोल करके, वो खुद ही बना के खुद ही हंस के सो जाते थे। ठीक है, तो ये तो फनियर साइड था। ट्रोल क्यों करते थे? ट्रोल इसलिए करते थे क्योंकि वो ये कहते थे कि भारत जैसा देश, जो कि अभी नया नया आजाद हुआ है यार, न्यू एकदम नया बच्चा है, जिसके पास पैसों की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, हर चीज की कमी है क्या भारत के पास? खाली आजादी मिल गई बस, और कुछ थोड़ी है। तो डेमोक्रेसी वाला सिस्टम भारत में नहीं चल पाएगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में खर्चा करना पड़ता है भैया। भारत में उस समय मतलब 10 से 12% लोग थे जो पढ़े लिखे थे, 10 से 12-15% मात्र। मतलब अगर 100 आदमी दिख रहे हैं तो उसमें 15 लोग पढ़े हैं, बाकी 85 अनपढ़ हैं, गंवार हैं। अब आप देख लो उस स्थिति में, हाँ गंवार वर्ड से ऑफेंस मत हो जाना भाई, ठीक है, बोलने का मतलब इलिटरेट है। तो आज के जमाने में लोगों को समझाना पड़ता है कि वोट करना क्यों जरूरी है। उस समय कितनी बड़ी समस्या आई होगी इलिटरेट लोगों को समझाना कि कल से इलेक्शन है, कल से तुझे को वोट करना है। अब सोचो, कोई 60 साल का है, कोई 70 साल का है, जिसने अपना पूरा जीवन अंग्रेजों की गुलामी में बिता दिया। अब अचानक से उसको पता चल रहा है कि अरे अब तो हम आजाद हो गए, अब तो हमारा अपना सिस्टम आ रहा है। तो वो बंदा कितने आसानी से अडेप्ट कर पाएगा या नहीं, आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना भारत में। The third challenge was to ensure the development and well-being of the entire society and not only of some section. तीसरा चैलेंज ये था कि ये मेक श्योर करना कि हम जो भी चीजें कर रहे हैं, अगर हम 50 रुपए भी कमा रहे हैं तो वो 50 रुपए देश के हर व्यक्ति तक जाए। ऐसा ना हो कि उस 50 में से 40 एक आदमी खा ले, बाकी देश 10 रुपए में गुजारा करे। बोलने का मतलब यह है इक्वल डेवलपमेंट होना चाहिए देश का। यह सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे लीडर्स के सामने, क्योंकि आप इलेक्शन करवा लो, सब कुछ करवा लो, यहां कुछ डालोगे ही नहीं तो भाई जनता कब तक भूखे पेट भजन ना होए, बोलते हैं ना, पेट में कुछ है ही नहीं तो कब तक काम करूंगा मैं, कब तक भजन करूंगा मैं, कब तक वोट देने जाऊंगा मैं। अल्टीमेटली भाई मेरे को मेरी पेट की तो चिंता है। तो सरकार के सामने यह चैलेंज था कि लोग जो इतनी ज्यादा गरीबी से त्रस्त हैं, जिन्होंने देखा ही नहीं यार, जिन्होंने अपने जीवन में देखा ही नहीं कि खुशियां क्या होती हैं, तो ऐसी स्थिति में लोगों को डेवलप करना, उनके लिए 4 चीजों का जुगाड़ करना बहुत बड़ा चैलेंज था। तो इस चैलेंज के लिए हमने देश में प्लानिंग कमीशन बनाया, और वो जो प्लानिंग कमीशन था वो प्लान्स बनाता था, और उस प्लान के हिसाब से सरकार काम करती थी। तो इसके बारे में डिटेल में 3rd चैप्टर में पढ़ोगे, इलेक्शन कमीशन के बारे में डिटेल में 2nd चैप्टर में पढ़ोगे। 1st चैप्टर में आप पढ़ोगे कि भाई ये जो भाई छोड़ के गया है, उसके जाने के बाद बाकी भाइयों को एक साथ करने का जो बहुत डिफिकल्ट काम था वो कैसे हुआ। ठीक है, तो आई होप ये जो 3 चैलेंजेस हैं, अब आप लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। किसी को फिर भी कोई भी डाउट रह जाए, कोई भी चीज ऐसी हो जो कि लगे कि सर हल्का सा ये समझ में नहीं आया, या आपने वहां पे ऐसा बोला था मुझे लगा कि शायद कुछ और होना चाहिए, कुछ भी मन में लगे
खटाक से कमेंट सेक्शन है, ठीक है। डिजिटल माध्यम का फायदा उठाओ, कमेंट सेक्शन में डाउट पूछो, मुझे टैग करो, ठीक है। और अगर टैग, चलो टैग तो नहीं कर पाओगे क्योंकि मेरी वहां पे यूट्यूब में आईडी नहीं है। आप एक काम करो, कोई भी डाउट हो ना कमेंट सेक्शन में सटासट पूछ दो, आपको एज सुन एज पॉसिबल उसका रिजोल्यूशन मिलेगा। दूसरी चीज, जितने भी बच्चे मेरी क्लासेस देख रहे हैं, मेरी बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, पढ़ाया बहुत अच्छे से जाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्लासेस बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, ये मेरी गारंटी है। और मार्क्स आप सभी के फुल आ जाएंगे, ये भी मैं बोलता हूं। बस एक चीज कर देना, कमेंट सेक्शन में अपना प्यार बरसा देना यार, ठीक है। उससे क्या होता है, सबसे बड़ी चीज ये होती है, सामने वाले को यानी कि मुझे ये लगेगा कि हां, मेरे जो भी एफर्ट्स थे आपने उसको रिकॉग्नाइज किया है, ताकि अगली क्लास में ना एक 4 गुना अलग एनर्जी आ जाए, ठीक है। तो और कुछ करो मत करो, डाउट पूछना है, कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि डाउट होंगे तो पूछना। लेकिन कमेंट सेक्शन में ना क्लासेस कैसी लग रही हैं वो जरूर बताना। अगर किसी को मजा नहीं भी आ रहा ना, वो भी प्लीज बताना कि सर मजा नहीं आया, प्लीज ये मत करो, ये वो मत करो। अगली क्लास में पूरी कोशिश की जाएगी कि सबके फीडबैक का ध्यान रखो, ठीक है। तो मिल गया छोटा सा ब्रेक। नाउ पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। तो पहला चैलेंज जो है, देश को यूनाइटेड रखना है, वो तो डिस्कस करेंगे। लेकिन आजादी के साथ में जो एक बहुत बड़ी, जिसको मैं दुर्घटना ही कहूंगा, दुर्घटना थी ना यार हमारे साथ, ठीक है। क्योंकि किसी भी देश को अच्छा नहीं लगता कि उसके देश का एक हिस्सा चला जाए, ठीक है। तो आजादी के साथ में बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ। बचपन से लेके आज तक आप बहुत सारी हिंदी मूवीज देख चुके होंगे, बहुत सारी आपने बुक्स और नॉवेल्स पढ़ ली होगी अगर आप पढ़ने के शौकीन हो, कई सारी आपने स्टोरीज सुन ली होगी अपने ही बाप दादाओं से घरों में कि भाई उस समय ऐसा होता था, उस समय वैसा होता था, है ना। तो पूरा बचपन और हमारा जो यूथ है, जो एडोलेसेंस है, वो इस स्टोरीज में निकल जाता है कि 47 में ऐसा हुआ था, 47 में वैसा हुआ था। तो प्रोसेस ऑफ पार्टीशन एंड कंसीक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, ये 2 टॉपिक आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। पार्टीशन क्या आसान था, 3 चैलेंजेस तो पढ़ लिए, लेकिन क्या पार्टीशन आसान था? बिल्कुल भी नहीं। 4 समस्याएं थी पार्टीशन के साथ, 4 प्रॉब्लम्स ऑफ पार्टीशन। मत पढ़ो ये क्या लिखा है, प्लीज नहीं पढ़ना है अभी, जब मैं बोलूं तब पढ़ना है, अभी यहां ध्यान। आपके मन में आ रहा होगा कि सर पार्टीशन में क्या प्रॉब्लम, पार्टीशन में क्या प्रॉब्लम? ये जो मैंने यहां पे शेप बनाया है ना, जस्ट इमेजिन कर लो कि ये भारत है और ये साल कौन सा है? 1947, ठीक है, साल है 1947। ये है आपके सामने भारत। पार्टीशन था क्या? अगर मैं आपसे एक लाइन में पूछूं कि पार्टीशन था क्या, तो सीधा सा आंसर आपको मुझे देना है कि सर हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम का बंटवारा। अब जो था वो था भाई, यही तो था, यही था पार्टीशन, ठीक है। 2 पॉलिटिकल पार्टीज थी, बड़े बड़े ध्यान से सुनना। एक थी कांग्रेस, जिसमें हमारे सारे नेता थे, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारी मतलब हमारी जो इंडियन लीडरशिप थी वो पूरी की पूरी। दूसरी पार्टी थी मुस्लिम लीग, इसमें भी काफी सारे नेता थे, लेकिन जो नेता आपको याद रखना है उनका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना।
तो जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों से, तब तो हम एक साथ लड़ रहे थे, क्योंकि उस समय पाकिस्तान का आइडिया जिन्ना भाई साहब के मन में आया ही नहीं था। उनके मन में नहीं आया था कि भाई कोई पाकिस्तान और फलना ढिमका, कुछ नहीं। हां, उस समय एम था अंग्रेजों को निकालना और अपना देश अपने हाथ में लेना। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। लेकिन अंग्रेजों की कुछ कुछ ऐसी नीतियां थी, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसीज थी, कि अंग्रेजों ने देश में हिंदू और मुसलमानों को काफी हद तक एक दूसरे के खिलाफ करने में बड़ी भूमिका निभाई। ठीक है, आपस में हिंदू मुसलमानों को लड़वाया। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली मुस्लिम लीग के लीडर्स के माइंड में यह चीज आने लग गई कि भाई अब हमें पाकिस्तान चाहिए, क्योंकि यहां मुस्लिम सेफ नहीं। हमें मुसलमानों के लिए एक अलग देश चाहिए जहां पे मुसलमान रहेगा, जहां मुसलमान का विकास होगा, जहां मुसलमान सुरक्षित होगा, जहां मुसलमान विकसित होगा, क्योंकि वो भारत में एक साथ रहकर नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लीग। अब हमारी लीडरशिप कई सालों तक इनसे लड़ती रही, अब हम अंग्रेजों से भी लड़ रहे हैं भैया। सबसे बड़ा जो गुंडा है, जो घर पे कब्जा करके बैठ गया है, उससे तो लड़ ही रहे हैं। लेकिन यहां पे एक नई लड़ाई छेड़ दी कि नहीं, अब हमको एक अलग देश भी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको एक बैकग्राउंड छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूं कि भाई किन हालातों में कैसे कैसे चीजें हुई थी, क्योंकि आपके मन में भी आता होगा ना कि सर 1947 में पाकिस्तान बन गया, तो क्या ऐसा थोड़ी है कि 10 दिन पहले सोचा होगा अरे क्या करें, बोर हो रहे हैं, चलो यार पाकिस्तान बना देते हैं। ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना कि अचानक से जिन्ना ने सोचा चलो यार टीवी में भी कुछ नहीं आ रहा, मैच भी नहीं है। उस समय तो सचिन तेंदुलकर पैदा भी नहीं हुए थे, कौन देखता है मैच, धोनी भी नहीं था, चलो यार पाकिस्तान बनाते हैं ना। कोई भी चीज, कोविड आया, क्या कोविड 10 दिन का, महीने भर का, साल भर का नतीजा था? इतने सालों का जो मतलब पाप है ना, वो कोविड के रूप में दिखा था और पूरी दुनिया लॉकडाउन हो गई थी। तो पार्टीशन हुआ 47 में, लेकिन वो पिछले कई सालों की सोच का नतीजा था, कई सालों की सोच का नतीजा, और अल्टीमेटली पार्टीशन हो के रहा। ठीक है, सो ये जो हिंदू मुस्लिम वाली जो मैंने यहां पे आपको बात बताई है ना, ये थी टू नेशन थ्योरी। ठीक है, टू नेशन थ्योरी। और ये टू नेशन थ्योरी आपसे अगर कोई पूछे कि कौन लेके आया था, तो मुझे याद करना, ये नहीं राहुल अग्रवाल लेके नहीं आया था, मुझे याद करना मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग लेके आई थी। टू नेशन थ्योरी मुस्लिम लीग की थ्योरी थी, एंड अकॉर्डिंग टू दैट टू नेशन थ्योरी, हिंदुस्तान भारत में 2 तरीके के लोग रहते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, पीछे को छोड़ दो, मेरी बात सुनो। टू नेशन थ्योरी के मुताबिक भारत में 2 तरीके के लोग रहते हैं, एक हिंदू, दूसरा मुस्लिम। सर क्या बता दिया नया? हां बिल्कुल रहते ही है हिंदू मुस्लिम, इसमें जिन्ना ने नया क्या बताया? कुछ नहीं। नया ये था, अकॉर्डिंग टू टू नेशन थ्योरी 2 तरीके के जो लोग रहते हैं उनका देश अलग अलग होना चाहिए। इसीलिए टू नेशन, 2 देश, 2 राष्ट्र। भाई 2 तरीके के लोग हैं, तो एक राष्ट्र में क्यों रहें, अलग अलग राष्ट्र में रहें। आई बात समझ में? यह थी मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग की टू नेशन थ्योरी। चलो भाई बहुत बढ़िया। अल्टीमेटली जिन्ना ने क्या किया, जिन्ना की जो मर्जी थी, ठीक है, उसको पूरी तरीके से अपनी मनमानी कर ली। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन समस्याएं क्या आई? क्या पार्टीशन इतनी आसानी से हो गया कि हां भाई ठीक है, सारे हिंदू इंडिया, सारे मुस्लिम पाकिस्तान? अगर ऐसा होता तो आज इंडिया में सिर्फ हिंदू रहते,
पाकिस्तान में सिर्फ मुस्लिम रहते, हालांकि ज्यादातर वहां मुस्लिम ही है, क्योंकि वहां जो हिंदू रहे उनके साथ बहुत गलत किया वहां की सरकार ने। जितने थे पहले आज बहुत कम है, मार दिए गए, काट दिए गए, भगा दिए गए, जो भी किया गया गलत किया। तो ऐसा नहीं हुआ ना, भारत में हिंदू मुस्लिम दोनों रहते हैं, पाकिस्तान में भी हिंदू मुस्लिम दोनों। तो पार्टीशन मुश्किल क्यों था, उसका सबसे पहला रीजन यह है कि इंडिया में हर जगह, यहां भी हिंदू मुस्लिम है, यहां भी हिंदू मुस्लिम है, यहां भी हिंदू मुस्लिम है, ठीक है, इधर भी हिंदू मुस्लिम है, मतलब भारत के हर एरिया में, हर हिस्से में हिंदू भी रह रहा है, मुसलमान भी रह रहा है। भारत कोई ऐसा थोड़ी बना हुआ था कि भाई मुस्लिम एक ही जगह कहीं अलग रहते हैं और हिंदू एक ही जगह कहीं अलग रहते हैं ताकि उनको बंटवारा हो जाए आगे। यहां तो ऐसा था ना, सब एक साथ मिलजुल के रहते थे भाई। 4 मुस्लिम रह रहे हैं, उनके बगल में 4 हिंदुओं के भी घर हैं। 15 मुसलमान रह रहे हैं, वहां पे 5 हिंदू भी रह रहे हैं। तो हमारी सोसाइटी तो इस तरीके से बनी हुई थी, आज भी ऐसा ही है देखा जाए तो, ठीक है। तो बंटवारे में सबसे बड़ी समस्या यह आई कि अब कैसे काटे हिस्से को, हर जगह हिंदू मुस्लिम, हर जगह हिंदू मुस्लिम। तो कौन सा हिस्सा पाकिस्तान होगा, कौन सा हिस्सा इंडिया होगा, यह कैसे डिसाइड करें। अब पढ़ो जो पहले लिखा था। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर वॉज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरिया इन ब्रिटिश इंडिया। उस समय ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि उस समय तो हम आजाद नहीं हुए थे, ठीक है। तो भारत में ऐसा कोई एरिया नहीं था ना कि यहां पे सिर्फ मुस्लिम ही है भाई, ताकि उसको बोल दे चल तू पाकिस्तान है आज से। जिन्ना तो यही चाहता था ना कि भाई सारे मुस्लिम पाकिस्तान में जाएं, तो ऐसा तो हो नहीं पाया, क्योंकि भारत में हर जगह हिंदू मुस्लिम रहते थे। तो समस्या आई डिवाइड करने में। सेकेंड थिंग, जो कि बहुत बड़ी बात है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत बड़ी बात, जो अभी मैंने मेरे ख्याल से 3-4 मिनट पहले बोल दी। क्या बोली भाई? हां, तो मैंने यह बोला कि भारत में सारे हिंदू और पाकिस्तान में सारे मुस्लिम है, ऐसा तो नहीं है ना। ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया में उस समय हर मुसलमान नहीं चाहता था कि वो पाकिस्तान जाए या पाकिस्तान बने। और वैसे ही जो पाकिस्तान वाले एरिया में जितने भी हिंदू रहते थे, हर कोई नहीं चाहता था कि वो अपना अपना देश, अपना हिस्सा छोड़ के हिंदुस्तान में जाए। तो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। ये एक गांव है, एक छोटा सा गांव है, ठीक है। इस गांव में, एक सेकेंड यार, थोड़ा सा ना डस्ट आ गया चश्मे में। तो इस गांव में आजादी के पहले तक कोई ऐसा बंटवारा वाला सीन नहीं था, ठीक है। ये लाइन इसीलिए खींची है कि भाई कोई बंटवारा वाला सीन नहीं था, हिंदू और मुस्लिम आराम से रहते थे हर जगह, बढ़िया। अब अचानक से यह फैसला हो गया कि ये जो गांव है ये हिंदुस्तान का है, ये गांव हिंदुस्तान कहलाएगा, क्योंकि देश का बंटवारा हो गया है। तो एक बार हर एक चीज को छोड़ के अपने आप को रख के देखो कि आप इस गांव में रहते हो, ठीक है। आप एक मुस्लिम हो, आप एक मुस्लिम हो और इस गांव में रहते हो। आपका अपना पूरा कारोबार, काम धंधा सब यहीं सेट है, क्योंकि ये आपका देश है। इतने सालों से आप यहीं रह रहे हो, आपके बाप दादा यहीं पैदा हुए, पले बढ़े, मर गए, है ना। आप यहीं रह रहे हो, 1947 चल रहा है, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, सारा कुछ सेट है। अब ऑल ऑफ अ सडन आपको यह रियलाइज कराया जाए कि भाई ये तेरा देश नहीं रहा, तेरा देश तो पाकिस्तान हो गया, ये अब तेरा देश नहीं है। हालांकि इंडिया में
किसी भी मुसलमान को प्रेशराइज नहीं किया गया कि तुम छोड़ के पाकिस्तान जाओ, क्योंकि अगर ऐसा प्रेशराइज किया जाता ना तो इंडिया में मुसलमान रहते ही नहीं, सिर्फ हिंदू रहते। ठीक है, तो इंडियन लीडर्स ने सबको यह बोल दिया कि जिसको इंडिया में रहना है वो रह सकता है, कोई हमारे तरफ से इशू नहीं है, हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे कि भाई तू मुसलमान है तो तेरे साथ भेदभाव होगा, नहीं। जबकि पाकिस्तान ने उल्टा किया, पाकिस्तान ने सिर्फ मुसलमानों का ध्यान रखा, हिंदुओं के साथ बहुत गलत किया। ठीक है, तो यही तो अंतर है दोनों देशों में, बुनियादी अंतर ही यह है। जिस देश की बुनियाद बेसिस हेट है वो देश तरक्की कर ही नहीं सकता। और आज देख लो पाकिस्तान की क्या हालत है, क्या हालत है पाकिस्तान की। आज तक पाकिस्तान में कोई प्रधानमंत्री 5 साल तक नहीं टिका, पॉलिटिकल सिस्टम फेल है, इकोनॉमी फेल है, पेट्रोल के दाम 400-400 रुपए चले जाते हैं, करेंसी फेल है, क्या है सही? कुछ सही नहीं है। बस एक ले दे के थोड़ा बहुत क्रिकेट है, 2 तारीख को हम वहां भी हराने वाले हैं, तो कुछ भी सही नहीं है क्योंकि उसकी बुनियादी हेटरेट थी। चलो बैक टू द स्टोरी कि भाई अब आप एक मुस्लिम हो, पार्टीशन हो गया, अब आप सोच रहे हो कि मैं क्या करूं, क्या मैं अपना घर बार, क्योंकि घर को तो लेके नहीं जा सकते ना बैग में, ट्रेन में है कि नहीं, तो क्या मैं अपना घर बार सब कुछ छोड़ के अपने बीवी बच्चों को लेके पाकिस्तान चले जाऊं जहां पे मेरा कोई वैसे भी घर नहीं है, मुझे रिफ्यूजी की तरह रहना पड़ेगा, या फिर मैं यहीं रहूं, लेकिन ये तो हिंदुस्तान है, यहां पे तो ज्यादातर हिंदू रहेंगे, तो ज्यादातर हिंदुओं के बीच में क्या मैं सेफ रहूंगा? क्या ये लोग कहीं मुझे मार तो नहीं देंगे? यही सेम स्थिति उस गांव में भी आई जिसे कह दिया गया कि आज से तुम पाकिस्तान हो। वहां पे जो हिंदू रहता होगा अब वो इसी दुविधा में फंस गया कि क्या मैं अपना काम धंधा सब कुछ छोड़ के इंडिया चले जाऊं या फिर मैं यहीं रहूं, और अगर मैं यहीं रहा तो कहीं ये मुस्लिम्स मुझे मार ना डालें। समझो, बुक में जो लिखा है ना 2 मिनट में समझ जाओगे अगर मेरी स्टोरी समझ गए तो। ये सारी प्रॉब्लम्स ऑफ पार्टीशन थी। गदर मूवी तो देखी है, शुरुआती गदर से की थी, कैसे ट्रेनों में लद के कट के क्या हाल हो रहा था। तो उस समय स्थिति यह हो गई थी कि जो माइनॉरिटीज थे, यानी कि पाकिस्तान साइड में हिंदू माइनॉरिटी है, इंडियन साइड में मुस्लिम माइनॉरिटी है, माइनॉरिटीज के साथ बहुत ज्यादा जुल्मो सितम ढाए जा रहे थे, महिलाओं के साथ रेप, लूटपाट और पता नहीं क्या क्या हो रहा था। तो इसी वजह से एक माइनॉरिटी, यानी कि यहां पे मुस्लिम और पाकिस्तान वाले गांव में हिंदू, वो अपना घर बार छोड़ के ऐसी जगह जाना चाहता था जहां पे उसके रिलीजन की मेजॉरिटी हो। अब मैं कई बार ये सोचता हूं कि अगर मैं होता ऐसी स्थिति में कि मुझे यह बोल दिया जाता कि कल के कल देश छोड़ के दूसरे देश में शिफ्ट होना है भैया, तो क्या मैं जा पाता अपना सब कुछ छोड़ के? क्या इतना आसान था ये डिसीजन लेना? तो आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो गई थी, कैसे किया होगा लोगों ने? तो बच्चों, बहुत सारे लोगों ने डिसीजन लिया घर बार छोड़ के दूसरे जगह जाने का, और बहुत सारे लोग नहीं ले पाए ये टफ डिसीजन और वहीं रुक गए। ठीक है, इसीलिए अब जैसे ये मुस्लिम है, इसका जो भी घर बार था, अगर ये छोड़ के पाकिस्तान चला गया तो इसका जो घर खाली बचा, कोई हिंदू उधर से आया होगा, वहां पे वो रह गया। इस तरीके से चीजें हुई, लोगों को अपनी सारी चीजें छोड़ के ऐसे ही चले जाना पड़ा और फिर वहां पे उनकी जगह कोई और रहने लग गया। इस तरीके से पार्टीशन के समय चीजें घटी थीं। ठीक है, बोल के इतना ही आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। देखो क्या है ना, यहां पे कोई पिक्चर चल रही होती
तो बेटर और आपको इमेज वगैरह दिखा देता। लेकिन एक्सप्लेनिंग फॉर्मेट में पूरी कोशिश मैं कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए कि भाई 47 में क्या सीन रहा होगा यार, क्या सीन रहा होगा। एक और बात बताऊं, जिस दिन इंडिपेंडेंस मिली ना 15 अगस्त 1947, उस दिन पता भी नहीं था कि मैं इंडिया में हूं या पाकिस्तान में, क्योंकि उस दिन डिसाइड नहीं हो पाया था कि कौन सा हिस्सा पाकिस्तान होगा और कौन सा हिस्सा इंडिया। बहुत बड़ी बात है ये कि आपको अपनी आजादी वाले दिन यही नहीं पता कि आप किस देश के आजाद हो। तो बहुत ज्यादा गर्व होता है उन लोगों पे जिन्होंने इन सारी स्थितियों को झेला, और बहुत ज्यादा लकी फील होता है अपने आप पे कि हम बड़े किस्मत थे, बड़े लकी थे, बड़े ब्लेस्ड थे कि हम उस दिन नहीं थे, और हम जब पैदा हुए तब हमें ये सारी दिक्कतें नहीं झेलनी पड़ी। भैया हम तो बचपन से यही सुन रहे हैं मम्मी से कि अगर आजादी नहीं हुई होती ना तो किसी अंग्रेज के टॉयलेट साफ कर रहा होता तू। तो अब जब हम पढ़ते हैं तो मम्मी की बात सही लगती है ना कि हाँ यार, अगर वो लोग नहीं होते तो आज हम इतने जो फ्रीडम हम इंजॉय कर पा रहे हैं नहीं कर पाते। तो ये फ्रीडम हमें मिली है किसी कॉस्ट पे। सो दैट्स वाई मैं इस सेशन में ये भी एक संदेश देना चाहता हूं सारे बच्चों को, क्योंकि अभी आप सब 12th में हो, अभी आपकी लाइफ एक तरीके से करियर वाइज शुरू होगी। तो इस फ्रीडम की ना हमेशा हमेशा इज्जत करना, हमेशा, ठीक है। सो सेकेंडली, नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। और यहां पे एक बहुत बड़ा नाम आता है खान अब्दुल गफ्फार खान का, जिन्हें फ्रंटायर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी में सीमांत गांधी। तो ये जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर प्रोविंस यानी कि NWFP वाले हिस्सा में रहते थे, ठीक है, जिधर आज पाकिस्तान में इस्लामाबाद है ना, वो वाला हिस्सा। देखो क्या है ना, मेरी बड़ी रिसर्च है पाकिस्तान पे। मैं मतलब एक्चुअल में क्या है, मेरे मन में आज भी ये रहता है कि भाई ये कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, ये सब था तो अपना ही है ना। और मेरी बड़ी इच्छा भी होती है कि कभी मैं जाऊं, एक बार घूम के आऊं, देख के आऊं क्या सीन है। तो इस चक्कर में मैं बड़े वीडियोस देखता हूं, व्लॉग्स देखता हूं, रिसर्च करता हूं, पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स पढ़ता हूं, काफी रिसर्च है, क्योंकि मुझे क्यूरियोसिटी है इस चीज की। क्योंकि अल्टीमेटली मुझे लगता है कि यार 47 के पहले तो ये हमारा ही था ना, आज अलग है तो क्या हुआ, ये तो हमारा ही था। तो मुझे एक कनेक्टेडनेस फील होती है, तो उस क्यूरियोसिटी से मैं पढ़ता हूं चीजें। हाँ, दैट डजंट मीन कि आई लव देम, नो, नॉट एट ऑल। जो देश हमारे ऊपर टेररिस्ट हमला करेगा, प्यार तो दूर की बात है ना, प्यार तो दूर की बात है, हेट भी छोटा वर्ड है, लेकिन क्यूरियोसिटी रहती है जानने की कि भाई है क्या क्या नहीं, सारी चीजें। सो खान अब्दुल गफ्फार खान नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर प्रोविंस के लीडर थे, और उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि मैं इस टू नेशन थ्योरी के खिलाफ हूं, मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान बने, ठीक है। नाउ, two of the Muslim majority province of British India, Punjab and Bengal, had very large areas where the non-Muslims were in majority. तो बेसिकली फिर क्या डिसाइड हुआ, आपके मन में आ रहा होगा ना कि सर हर जगह हिंदू मुस्लिम रहते थे, तो फिर कैसे डिसाइड हुआ कि पाकिस्तान कौन सा बनेगा। तो आपने मैप तो देखा ही होगा ना, सभी ने मैप देखा है। तो जो ये वेस्टर्न वाला जो आज पाकिस्तान है, जो हमारा ये मतलब वेस्ट साइड है, बेसिकली अगर मैं यहां पे सर्कल करूंगा ना, और अगर गलती से सर्कल कहीं गुजरात में टच हो गया तो आप बोलोगे सर आपने तो गुजरात को पाकिस्तान बता दिया, तो मैं सर्कल नहीं करता। तो ये जो वेस्ट साइड है जो आज पाकिस्तान है, इधर मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे, और जिधर आज बांग्लादेश है जो कि पहले पाकिस्तान ही था, ठीक है, 1971 में बांग्लादेश बना, पहले तो वो पाकिस्तान ही था, इसके बारे में आप आगे पढ़ोगे भी। अभी इतना जान लो कि जो आज बांग्लादेश है वो पहले पाकिस्तान ही था। 1971 में वो भी पाकिस्तान की जुल्मों सितम से त्रस्त आ गया और सेपरेट कंट्री बना, बांग्लादेश बना, ठीक है। तो एक इधर वाला हिस्सा और एक इस साइड वाले हिस्से को डिसाइड किया गया, क्योंकि इधर ज्यादा मुस्लिम मेजॉरिटी थी कि भाई ये पाकिस्तान होगा,
तो अब आप ये सोचो कितनी मुश्किल आती होगी उस समय। हम तो पैदा ही नहीं हुए थे, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हम तो बस पढ़ रहे हैं। भैया आप इमेजिन करो कि ये देश है, ये पाकिस्तान, बीच में पूरा इंडिया, यहां पे फिर छोटा सा पाकिस्तान। मतलब एक ही देश के दो हिस्से कितने दूर दूर हैं। मतलब अगर इधर वालों को इधर जाना है तो बीच में पूरा इंडिया है, पूरा उधर से क्रॉस करके जाना पड़ेगा। हंसी आती है यार, हंसी आती है कि लोग हेट में लॉजिक वॉजिक कॉमन सेंस सब भूल जाते हैं। मतलब इतना ज्यादा बंटवारे का बीज बो दिया गया था कि इस सिस्टम में भी रहने को तैयार थे। ठीक है, तो यह डिसाइड हो गया कि भाई जो वेस्टर्न है और जो इधर ईस्ट में मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं ज्यादा, तो इन्हें पाकिस्तान घोषित किया जाए। बट समस्या क्या थी? समस्या यह थी कि भाई इधर भी तो हिंदू रहते हैं ना, तो दैट्स द रीजन बहुत टाइम लग गया चीजें सॉर्ट आउट होने में। उसके बाद सिटीजनशिप कि भाई जो हिंदू पाकिस्तान से आया है उसको भारत की नागरिकता, जो यहां से उधर जा रहा है उसको उन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता। नियम कानून बनाने पड़े बहुत सारे, है ना, सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान। तो बहुत सारे इश्यूज थे जो कि पार्टीशन के समय हमारे सामने थे। ये तो मतलब मैं जितना एक लिमिटेड आपको बता सकता हूं बता रहा हूं, एक एक चीज तो हम डिस्कस ऑफ कोर्स नहीं कर सकते। एनसीईआरटी में आप पढ़ोगे तो 4 लाइन दे दी है, उसमें तो इतना डिटेल में दिया ही नहीं है जितना डिटेल में मैंने आपको यहां पे चीजें बताई हैं। ठीक है, नाउ अब मैं आपका यहां पे इंट्रोडक्शन कराने जा रहा हूं एक नए सेगमेंट से। आज का टॉपिक खत्म होता है, आज इतना ही पढ़ेंगे। अभी कुछ एमसीक्यूज करेंगे तो जाना नहीं है किसी को, वीडियो बंद नहीं करना है किसी को। ठीक है, और एमसीक्यूज से पहले एक ऐसी चीज मैं आप सभी के लिए लाया हूं जो मैं भी पहली बार कर रहा हूं, दैट इज न्यू फॉर मी एज वेल। सो आई होप कि आप सब भी एक्साइटेड होंगे जानने के लिए कि सर क्या लेके आए हो हमारी सीयूईटी प्रिपरेशन के लिए, हमें 200 में से 200 दिलाने के लिए क्या ला रहे हो भाई राहुल सर, ये मन में आ रहा होगा ना। तो बेसिकली इस सेगमेंट का नाम है फैक्ट्स की दुनिया। ठीक है, और आज हमारा ये पहला ट्रायल है। आप सभी को मुझे कमेंट्स में बताना है कि क्या ये फैक्ट्स की दुनिया का जो सेगमेंट है हम हर एक चैप्टर के लिए आगे कंटिन्यू करें या नहीं करें। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस फैक्ट्स की दुनिया। इस फैक्ट्स की दुनिया में हम क्या करेंगे कि जो आपकी बुक है ना, अभी जैसे हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, अभी हम ये पढ़ रहे हैं। तो फैक्ट्स की दुनिया में मैं क्या करूंगा कि फॉर एग्जाम्पल ये है पेज नंबर 2, तो इस पेज नंबर 2 में से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिससे एमसीक्यू आ सकते हैं कि भाई भारत किस दिन आजाद हुआ, इंडिया का डिप्टी मिनिस्टर कौन था, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर कौन था, डिप्टी पीएम कौन था, इस तरीके के जो फैक्ट्स हैं ना वो मैं आपको एक जगह पेज वाइज दे दूंगा कि भैया पेज नंबर 2 इस पूरे पन्ने में इतने फैक्ट्स हैं, पेज नंबर 5 इस पूरे पन्ने में इतने फैक्ट्स हैं। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि अगर पूरा चैप्टर नहीं भी पढ़ा है और सिर्फ इस फैक्ट्स की दुनिया के नोट्स पढ़ लिए, 200 में से 200 लाने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसकी शुरुआत आज कर रहा हूं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, वैसे ये भी बता देता हूं, अगली क्लास में पार्टीशन के बारे में तो डिस्कस कर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स पढ़ेंगे। ठीक है, कि भाई जो चैलेंज हमारे सामने था, पहला चैलेंज अभी पूरा थोड़ी हुआ है, कैसे हमने और हिस्सों को भारत से टूटने से रोका और उस समय क्या क्या समस्याएं हमारे सामने आई। हैदराबाद उस समय अलग होना चाहता था, हैदराबाद वांटेड टू बी अ इंडिपेंडेंट कंट्री, वो नहीं चाहता था इंडिया के साथ होना।
कैसे हैदराबाद आज भी हमारा हिस्सा है? मणिपुर, जूनागढ़, ये सब भी भारत के साथ आने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे एक बार में। कश्मीर भी नहीं हो रहा था। कश्मीर की तो समस्या आज तक चल रही है। तो क्या क्या हुआ, किन हालातों में इन्हें इंडिया के साथ जोड़ा गया? बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर में, बिल्कुल मिस नहीं करना है। नाउ सो राहुल सर स्पेशल फैक्ट्स की दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको अच्छा लगा, या फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि आप चाहते हो कि सर इसे कंटिन्यू करो? कमेंट सेक्शन में हैशटैग फैक्ट्स की दुनिया या फिर हैशटैग राहुल सर स्पेशल, कुछ भी जो मर्जी आए डाल के प्लीज प्लीज मुझे बताओ, ठीक है? क्योंकि आप एक बार मुझे, बस आपको इतनी सी मेहनत करनी है, एक हैशटैग बता दिया, हो गया, खत्म, ठीक है? तो ये जो पहला पेज है ना आपके इस बुक का, अब इसको अगर मैं पेज नंबर 1 लिखूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने इसको पेज नंबर 1 नहीं लिखा है। बुक में जो पेज नंबर दिया है हम वो लेके चलेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो बुक में ये है पेज नंबर 3, ठीक है? सो पेज नंबर 3 के फैक्ट्स देख लो आप। At the hour of midnight on 14-15 August 1947, India attained independence। तो सबसे पहला फैक्ट यह है कि 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में, आधी रात में भारत को आजादी मिली, ठीक? दूसरा फैक्ट है जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। भाई, फ्री इंडिया के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। डिलीवर्ड द ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। जवाहरलाल नेहरू ने जो स्पीच दिया था उसका नाम क्या था? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। और वो स्पीच कहां दिया था? ड्यूरिंग अ स्पेशल सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन दैट नाइट। तो अब इस फैक्ट्स की दुनिया के पहले पेज नंबर 3 में आपको क्या क्या फैक्ट्स मिल गए? भारत आजाद हुआ 14-15 अगस्त, मध्य रात्रि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक स्पेशल सेशन रखा गया था, जिसमें किसने स्पीच दिया? जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि कौन थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और उस स्पीच का नाम क्या था? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। हो गया, कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं। इस पेज में इसके अलावा और कोई फैक्ट है ही नहीं। अभी एनसीईआरटी ओपन करके देख लो और मुझे बता दो कि सर ये फैक्ट रह गया। हां, ये भी करना है आपको, क्योंकि अभी तो शुरुआत है ना। आगे 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 चैप्टर्स में हो सकता है कि किसी पेज में कोई फैक्ट छूट जाए, तो मुझे बता देना कमेंट्स में कि सर इस पेज में ना ये भी था, आपने ये नहीं बताया, ताकि अगर कुछ भी बच जाए तो हम उसको ऐड ऑन कर लें। मिस्टेक मुझसे भी हो सकती है ना, ठीक है? नाउ कमिंग टू पेज नंबर 4। एनसीईआरटी ओपन करके रखो, एनसीईआरटी ओपन करके रखो भैया, ठीक है? अगले पेज में बताया गया है कि इंडिपेंडेंट इंडिया फेस्ड 3 मेन चैलेंजेस, जो हमने अभी पढ़े। पहला चैलेंज अभी आपने पढ़ा, और दूसरा चैलेंज डेमोक्रेसी वाला, वो भी आपने पढ़ा। सो पेज नंबर 4 में सिर्फ यही फैक्ट है और कुछ भी नहीं। पेज नंबर 5 में तीसरा चैलेंज दिया हुआ है। 2 चैलेंज पिछले पेज में थे, अगला चैलेंज अगले पेज में है। The Constitution also set out in the directive principle of state policy the welfare goals that democratic politics must achieve, and First Republic Day 26 जनवरी 1950 को मनाया गया, ठीक है? तो ये फैक्ट्स हैं। पॉइंट नंबर 5 में लिखा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि 11th में पढ़ के आ रहे हो, ठीक है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सरकार ने, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, उसने इसलिए ऐड किया ताकि जनता के वेलफेयर का ध्यान रखा जाए, ठीक है? देन उसके बाद अगले पेज में क्या है? पेज नंबर 6 में फैक्ट यह है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान को एड्रेस किया था कराची में 11 अगस्त 1947? यह पूछा जाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने जो प्रेसिडेंट के तौर पे एड्रेस दिया था कराची में, वो कौन सी तारीख को दिया था? देन इसी पेज नंबर में एक पोएट हैं फैज अहमद फैज, उनके बारे में लिखा है, तो यह भी पूछा जा सकता है कि उनका जन्म कहां हुआ था। सो ही वॉज बॉर्न इन सियालकोट। तो ऐसे करते करते जितने भी पेज हैं इस फर्स्ट चैप्टर में, वो सारे आपको इस फैक्ट्स की दुनिया में मिलेंगे और कुछ बची ही नहीं जाएगा आपकी प्रिपरेशन में। खत्म, डन डनाडन ब्लास्ट। रिवीजन, नोट्स खत्म, सब खत्म। पन्ना पलटा, एनसीईआरटी पढ़ी, फैक्ट्स की दुनिया देखी, हो गया रिवाइज। ठीक है, तो आप बताएंगे कमेंट्स में कि बाकी और भी फैक्ट्स की दुनिया हम कंटिन्यू करें इसी तरीके से या नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आप सभी का रिस्पांस जानने की कोशिश मेरी रहेगी और आप सभी का रिस्पांस उसका वेट करूंगा। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, हालांकि टॉपिक अभी हमने नहीं पढ़ा है, जो कि हम आगे आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे, तो इसीलिए कोशिश करते हैं कि उन टॉपिक से सवाल करें जो कि थोड़ा बहुत आपको आइडिया है। अब जैसे आपके सामने एक सवाल ये आया, हु अड्रेस्ड द स्पेशल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एट द आवर ऑफ मिडनाइट ऑन 14-15 अगस्त व्हेन इंडिया अटेन इंडिपेंडेंस? अब इस सवाल का जवाब जानना हो तो फैक्ट्स की दुनिया के पेज नंबर 3 में जाओ। अभी बताया जवाहरलाल नेहरू। लग तो अभी आसान रहा होगा, हाँ यार नेहरू ही तो थे, इसमें क्या है? ऑप्शंस देखो, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जिन्ना। अगर नहीं पढ़ा होगा ना, एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देगा। तो इसका आंसर है सीधा सीधा ए, जवाहरलाल नेहरू। और इसका आंसर आप जीवन में कभी गलत नहीं दोगे अगर फैक्ट्स की दुनिया पे जाओगे। ठीक है, an English language speech delivered by Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, to the Assembly on the eve of India's independence is known by the name of. So once again, facts की दुनिया कि भाई जवाहरलाल नेहरू ने जो इंग्लिश में स्पीच दिया था, स्पीच का क्या नाम था? अब देख लो यहां पे कितना कंफ्यूजिंग बनाया मैंने, कितना कितना कितना। ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ट्रस्ट एंड डेस्टिनी, ट्रिस्ट फॉर डेस्टिनी। तो अगर नहीं पढ़ा होगा ना, तो ये ट्रस्ट, ट्रिस्ट, विद एंड फॉर, यही आपको आपका दिमाग जो है ना कचरा कर देंगे एग्जाम में। ठीक है, सो आंसर इज ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। विच ऑफ द अबव इज और आर द चैलेंजेस दैट इंडिपेंडेंट इंडिया फेस्ड? ये आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, बहुत अच्छे से अभी एक्सप्लेन किया। ये है आपका होमवर्क। ठीक है, सो ये है आपका ऑप्शन ए, देन ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, ए बी सी डी। कमेंट्स में आंसर देना है, एबीसीडी डाल देना, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, होमवर्क बता देता हूं यहां पे आपको मैं कि क्या होमवर्क है भाई। सबसे पहली चीज रिवाइज करना है आपको, जो हमने पढ़ा एनसीईआरटी से पढ़ना है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डाउट्स पूछना है, शर्माना नहीं। ठीक है, शर्माना नहीं। और तीसरी चीज जो मैंने बोली, अपना प्यार कमेंट्स में देना, बताना कैसी लगी क्लास। फैक्ट्स की दुनिया कंटिन्यू नहीं करें या करें, कैसा लगा हमारा ये, मेरी एक कोशिश, इन्वेंशन, एक आविष्कार है मेरा, कैसा लगा ये भी बताना। ठीक है, सो रिवीजन बहुत अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी को भी रिवीजन पे हल्का हाथ नहीं रखना, रिवाइज करते जाना, नहीं तो जवाहरलाल नेहरू भी भूल जाओगे 10 दिन बाद। ठीक है,
सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। तो आज क्या क्या पढ़ा भाई? चैलेंजेस भारत ने जो फेस किए और पार्टीशन में क्या क्या समस्या आई, ये सब पढ़ लिया, समझ गए बहुत अच्छे से। कमेंट सेक्शन में वेट करूंगा आप सभी का कि भाई राहुल सर की क्लास मजा आया या नहीं आया, ये जानने की कोशिश करूंगा। और फिर मिलूंगा आप सभी से अगले हफ्ते इसी का पार्ट 2 लेके। अभी चैलेंज पूरा हुआ नहीं है, अभी तो बाकी है, चीजें बहुत बाकी हैं, ठीक है। सो कोशिश करेंगे बहुत जल्दी मिले और इसका पार्ट 2 करें। सो बच्चों, आज की ये क्लास उम्मीद करता हूं आप सभी को पसंद आई होगी। एक्सप्लेनेशन और सारी चीजें, कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे बता देना कमेंट्स में, ठीक है। तो अपना प्यार देना, वेट करूंगा आप सभी के कमेंट्स का, फैक्ट्स की दुनिया का, सब चीजों का। सो आज की ये क्लास मैं करता हूं यहां पे समाप्त। थैंक्स अलॉट। 200 में 200 आपका टारगेट पूरा मैं करवाऊंगा।